हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 8 नरई, लेखक डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ रहे हैं पाठ 8 नरई। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी। नरई यह एक तरह की घास होती है जो जलाशय में यानी तालाबों में और जहाँ पे पानी भरा रहता है अधिक समय तक वहाँ पर उगती है। यह एक तरह की घास होती है, लंबी लगभग 1.5-2 फीट की, और पूरी पोपली होती है, खाली होती है और बीच में उसमें छेद रहता है, कहीं कोई डंठल नहीं रहता है। आपने यात्राएं बहुत की होगी, जब आप ट्रेन से या बस से या कार से कहीं जाते हैं दूर दराज, तो वहाँ पे चारों तरफ रास्तों में बहुत कुछ देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। ऐसे समय में जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जब उन्हें आप लिपिबद्ध करते हैं तो वह यात्रा वर्णन बन जाती है। जैसे यहाँ पर लेखक ने नरई का वर्णन किया है। नरई एक घास है और यह कहाँ लेखक को दिखाई पड़ी? एक यात्रा के दौरान। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में, यात्रा वर्णन यानी लेखक घूम रहे हैं, कहीं पे घूमने गए हैं और वहाँ पर उन्होंने जो कुछ देखा उसके बारे में श्रीकांत जी ने रेल से की गई यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा में दिखाई देने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन इस पाठ की विशेषता है। मतलब लेखक जो है वो रेलवे से, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करते समय उन्हें जो कुछ भी दिखाई दिया उसी का वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया हुआ है। आइए पढ़ते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी, यह क्या है? स्थान का नाम है, स्टेशन भी है। यह कहाँ है? बंगाल में है। जो ट्रेन अलीपुर द्वार और दिल्ली के बीच चलती है उसका नाम महानंदा एक्सप्रेस है। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं कि परिच्छेद में आए हुए स्टेशनों के नाम न्यू जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दिल्ली। परिच्छेद में आई हुई ट्रेन का नाम महानंदा एक्सप्रेस। बंगाल की प्रमुख नदी का नाम महानंदा। और दूसरा कि परिच्छेद में आए हुए शहरों के नाम, तो वही जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दिल्ली, और राज्य का नाम बंगाल। हम इलाहाबाद जा रहे हैं। प्रश्न बनता है लेखक कहाँ जा रहे हैं? लेखक का गंतव्य स्थान इलाहाबाद। अब इसका नाम बदल गया है, उसका नाम हो गया है प्रयागराज। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर 1:45 बजे है। अगला ही प्रश्न बनता है लेखक कौन सी एक्सप्रेस या कौन सी ट्रेन से इलाहाबाद जा रहे हैं? तो उत्तर होगा महानंदा एक्सप्रेस से। महानंदन एक्सप्रेस कितने बजे आने वाली थी? आगमन यानी आना दोपहर 1:45 बजे है। और लेखक कहाँ पे हैं? न्यू जलपाईगुड़ी में, बंगाल में। यह ट्रेन अक्सर देर कर जाती है। अक्सर मतलब ज्यादातर। ट्रेन को हिंदी में आप गाड़ी भी बोलते हैं। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है। स्वभाव अर्थात आदत। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वे इलाहाबाद जा रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं, वे न्यू जलपाईगुड़ी में हैं और वह ट्रेन जो है वह अलीपुरद्वार से दिल्ली के बीच में चलती है। प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद होके जाती है। उनकी ट्रेन का नाम महानंदा एक्सप्रेस है। साथ में लेखक यह बताना नहीं भूलते हैं कि महानंदा ट्रेन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बंगाल की प्रमुख नदी का नाम है महानंदा। उसी के नाम पर इस ट्रेन का नाम रखा गया है। लेखक आगे बताते हैं कि उस ट्रेन का आगमन न्यू जलपाईगुड़ी में दोपहर 1:45 बजे होना था। आगे यह भी बताते हैं कि यह ट्रेन ज़्यादातर लेट रहती है, देरी से आती है, क्योंकि
बड़ी ट्रेनों को उसे रास्ता देना पड़ता। तो यहाँ प्रश्न यह भी बना कि महानंदा ट्रेन अक्सर देर कर जाती है, देरी से आती है। तो उत्तर होगा कि महानंदा ट्रेन को बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना पड़ता है। और रुकी हुई ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर इधर उधर देखना मेरी फितरत है। यह तो सभी यात्रियों का स्वभाव होता है। आप भी ट्रेन से यात्रा करते रहते हैं तो यह करते हैं कि ट्रेन जब स्टेशन पे ज़्यादा देर रुक गई तो आप भी ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर यहाँ वहाँ घूमते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ बिक रहा है। और यह लगभग सभी की आदत होती, फितरत यानी आदत। लेखक की भी यह आदत थी कि जहाँ ट्रेन रुक जाती वहाँ वे प्लेटफार्म पर उतर जाते और यहाँ इधर उधर देखा करते। इधर उधर अर्थात यहाँ वहाँ। अब यहाँ पर यह प्रश्न बना लेखक की फितरत, लेखक की आदत। तो उत्तर होगा कि ट्रेन रुकने पर उतरकर प्लेटफार्म पर इधर उधर देखना। महानंदा प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई है। कहाँ है AC 2 कोच, ढूंढते रह जाओगे। लेखक कहते हैं कि महानंदा ट्रेन व न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हुई। तब लेखक का टिकट जो था AC 2 कोच में था। कोच यानी डिब्बा। आप जानते हैं कई तरह के डिब्बे होते हैं। एक स्लीपर क्लास होता है, एक जनरल डिब्बा होता है, एक AC का होता है। AC में भी AC 2, AC 1, AC 3 इस तरह के 3 डिब्बे हुआ करते हैं। तो लेखक का जो डिब्बा था वह AC 2 में था। यहाँ प्रश्न भी आकर बनता है कि लेखक का टिकट किस डिब्बे में था। तो उत्तर होगा AC 2 कोच में। ढूंढते रह जाओगे, TTE। तो यहाँ पे TTE जो टिकट इंस्पेक्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है, ट्रेन टिकट इंस्पेक्टर, उन्हें कहा जाता है TTE, शॉर्ट फॉर्म है अंग्रेजी का। AC 2 के यात्रियों को AC 3 में बर्थ दे रहे हैं। मतलब कि उसमें अगर जिन लोगों की सीट रिजर्व नहीं हो पाई है, वेटिंग था, तो उन्हें AC 3 में सीट खाली थी तो वहाँ पर उन्हें बर्थ मतलब सीट दे रहे थे। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई। तो लेखक को नीचे की बर्थ यानी सीट मिलने का कारण, तो उत्तर होगा लेखक वरिष्ठ नागरिक थे अर्थात बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो सभी जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी उम्र 65 साल के ऊपर होती है, 60 साल के ऊपर होती है, उन्हें सबसे पहले नीचे की सीट उनके लिए होती है। अगर वे रहते हैं तो उन्हें नीचे की सीट मिलती है, या फिर महिलाएं रहती तो उन्हें। लेखक कहते हैं कि लेखक बुजुर्ग नागरिक थे, इस कारण उन्हें नीचे की सीट मिल गई। यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। लेखक बताते हैं कि जब महानंदा ट्रेन स्टेशन पर आकर लगी, प्लेटफॉर्म पर आकर लगी, तो उनका डिब्बा AC 2 कोच में था। वे ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर लगा है, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि उनका डिब्बा कहाँ आया है, यहाँ से वहाँ, इस डिब्बे से उस डिब्बे तक भटक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जो TC था, जिसे हम TC कहते हैं, TTE, वह AC 2 के यात्रियों की जिनकी सीट रिजर्व नहीं हो पाई थी उन्हें AC 3 के डिब्बे में भेज रहा था। लेखक वरिष्ठ नागरिक थे यानी बुजुर्ग नागरिक थे, इस कारण उन्हें नीचे की सीट दी गई। लेखक को नीचे की सीट मिल गई तो उन्हें लगा जैसे उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया है। पुरस्कार अर्थात इनाम, सम्मान। तो लेखक को लगा कि उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। कारण लिखो। लेखक को वरिष्ठ नागरिक होने के कारण नीचे की बर्थ मिल गई थी, इसीलिए लेखक को लगा कि उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। अब लेखक आगे बता रहे हैं कि नीचे की सीट मिलने का फायदा क्या होता है। AC में के डिब्बों में कांच की खिड़कियां होती हैं, यानी आप बाहर हाथ नहीं निकाल सकते। कांच की खिड़की के पास मेरा गांव देश है और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब, छाया प्रतिछाया, बिंब यानी छाया और प्रतिबिंब यानी प्रतिछाया, दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं। गांव देश दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं। मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का अदद दृष्टा, अदद यानी एक, संख्यावाचक है, दृष्टा यानी देखने वाला। लेखक कहते हैं कि उन्हें नीचे की सीट मिल गई थी तो उन्हें लगा कि जैसे उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो। वे कांच की खिड़की लगी थी,
कांच की खिड़की के उस पार देख रहे थे जहां उन्हें अपना गांव और अपने गांव की संस्कृति दिखाई पड़ रही थी, और उससे उन्हें लग रहा था कि वे अपने देश का आकलन कर रहे हैं। और गांव देश के जो छाया है, प्रतिछाया है, अर्थात जो चित्र दिखाई पड़ रहे थे, उसे ही लेखक देखने और समझने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे और जो प्रश्न बनता है परिच्छेद में आए हुए विरुद्धार्थी शब्द, वह हुआ गांव देश, बिंब प्रतिबिंब। अगला बना कि लेखक इसके अदद दृष्टा हैं, तो वह उत्तर होगा बिंब प्रतिबिंबों के अदद दृष्टा हैं। आप लोग भी ट्रेन में जाते हैं तो अक्सर खिड़की पे बैठने के लिए मारामारी करते हैं कि खिड़की से हम बाहर का देखेंगे। कोई पहाड़ देखता रहता है, कोई पहाड़ों से गिरते हुए झरने देखता है, कोई दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ देखता है, कोई जो है पहाड़ों पे उगे हुए पौधे देखता है, बीच बीच में जो घर दरवाजे आते हैं कोई उनको देखता रहता है। इसी तरह लेखक भी थे। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है और जो केले और अनानास की मनोरम दृश्यावली के बीच से गुजर रही है। लेखक कहते हैं कि जब ट्रेन बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से आगे छूटी तो उन्हें केले का खेत दिखाई पड़ा, और थोड़ा और आगे बढ़े तो केले और अनानास दोनों के खेत दिखाई पड़े। वह दृश्य बहुत ही मनोरम था, अर्थात बहुत ही सुंदर था। उस दृश्यावली यानी दृश्यावली का अर्थ होता है नज़ारे। उस नज़ारे के बीच से ट्रेन गुजर रही थी, उसे देख करके लेखक को बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर हुआ लेखक ने इसके पौधे, इन फलों के पौधे देखे तो हुआ केला और अनानास। स्वस्थ प्रसन्न है अनानास की खेती, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म पर हॉकर ने अनानास के टुकड़े दिए थे, वे लगभग कच्चे थे। छल कहाँ नहीं उपस्थित है। छल अर्थात धोखा। लेखक आगे बताते हैं, वे कहते हैं कि जब ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से आगे बढ़ी तो वहाँ केले और अनानास के खेत दिखाई पड़े। वह दृश्य बहुत ही सुंदर था। उन दृश्यों के बीच, उन नज़ारों के बीच से ट्रेन गुजर रही थी। जो अनानास की खेती थी, अनानास के फल लगे थे, वो बहुत अच्छे थे, और अनानास के फल अच्छे थे, यानी उनमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन लेखक ने प्लेटफॉर्म पर स्टेशन से हॉकर यानी फेरी वाले से अनानास खरीदे थे। वे अनानास पके हुए नहीं थे, वो लगभग कच्चे थे। लेखक कहते हैं कि हॉकर ने उनके साथ छल किया, अर्थात धोखा किया। लेखक यह भी कहना नहीं भूलते हैं कि धोखा जो है वह संसार में सभी जगह दिखाई देता है। अब यहाँ पर प्रश्न आपका बनता है, लेखक ने हॉकर के व्यवहार को छल कहा है, धोखा कहा है, तो उत्तर में यह आएगा कि प्लेटफॉर्म पर हॉकर ने अनानास के जो टुकड़े दिए थे वे लगभग कच्चे थे। किशनगंज आ रहा है, बिहार का सीमांत स्टेशन। सीमांत यानी जहाँ पर सीमाओं का अंत हो रहा है, सीमा की समाप्ति हो रही है, उसे सीमांत कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न फिर से आपका वही बना कि बिहार के सीमांत स्टेशन का नाम, तो वह होगा किशनगंज, अर्थात जहाँ से बिहार शुरू होता है वह होगा, और बंगाल और बिहार के एकदम बॉर्डर पे जो बंगाल का और बिहार का अंतिम स्टेशन है वह कौन सा है? किशनगंज। यानी ये बंगाल से ट्रेन आगे निकल गई, बिहार में पहुंच रही है। बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बहुत बढ़िया बन जाता है, और वह बन रहा है कि किशनगंज की विशेषताएं क्या हैं, किशनगंज की खूबियाँ क्या हैं, वह आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न बना कि किशनगंज किसकी मिलीजुली भाषा और संस्कृति का स्थान है? तो वह होगा बिहार और बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति का स्थान है। अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी मौजूद है, विद्यमान अर्थात मौजूद। लेखक कहते हैं कि एक तरफ वहाँ पे
बंगाल की भाषा और संस्कृति दिखाई पड़ती है, दूसरी तरफ बिहार की भी भाषा और संस्कृति दिखाई पड़ती है। साथ में ही अदृश्य यानी न दिखाई देने वाली जो सरस्वती नदी है, उन्हीं के समान इक्के दुक्के बहुत कम संख्या में वहाँ पर नेपाली भी रहते हैं। तो किशनगंज में कौन कौन से भाषा के लोग रहते हैं? बंगाली रहते हैं, बिहारी रहते हैं और नेपाली रहते हैं। अब किशनगंज की क्या विशेषताएं हैं? कच्चे पक्के घर, झोपड़े बाड़ी, अर्थात किशनगंज में जो घर है उनमें से कुछ कच्चे घर हैं, कुछ पक्के घर हैं और साथ में ही कुछ पूर्ण रूप से बने हुए अच्छे घर हैं, कुछ तो झोपड़े हैं गरीबों के, कुछ बाड़ियां हैं अर्थात केवल घेरा बना दिया है। यह पहली विशेषता हुई। बांस की कोठियां, दूसरी विशेषता यह दिखाई पड़ रही है कि वहाँ पे बांस की कोठियां हैं अर्थात बांस का पेड़ है। आम, कटहल, केले, और किसके पेड़ हैं? आम, कटहल और केले के पेड़ हैं। यह दूसरी विशेषता हुई। तीसरी क्या है? कहीं कहीं सुपारी और नारियल। आगे लेखक कहते हैं कि इतना ही नहीं, कई स्थानों पर सुपारी और नारियल के भी पेड़ दिखाई पड़ रहे थे। सुपारी वही जो कि पान में खाई जाती है, नारियल तो आप जानते ही हैं। धान और जूट के खेत। ये जूट क्या होता है? जूट जिससे गोनी बनती है वह जूट कहलाता है, टाट पट्टी इत्यादि बनती है। तो चार विशेषताएं हमें किशनगंज की दिखाई पड़ी। पहला है कच्चे पक्के घर, झोपड़े बाड़ी, दूसरा है बांस की कोठियां, आम, कटहल, केले के खेत, अगला दिखाई पड़ा सुपारी और नारियल के पेड़, और अगली विशेषता है धान और जूट के खेत। कुछ पोखरों में जूट के बोझ, पोखरा अर्थात तालाब। जूट मैंने बताया कि जूट जो है सनई कहलाती है, वो उसी से जो है उसको सड़ा करके आपका यह बनाया जाता है, जो गोनी होती है बनती है उससे। पूरे बुंदेलखंडी में बेहे गए हैं अर्थात बोए गए हैं। और बेहे गए हैं यानी दबाए भी गए हैं। माटी पाथर से दबाकर बोझ को पानी में डुबोया गया है। बेहना मतलब गलाना। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है जूट बेहने की प्रक्रिया क्या है, यानी जूट को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है, पहली बात हुई कैसे हम उसको करते हैं, कैसे बेहते हैं अर्थात गलाते कैसे हैं, कैसे गलाया जाता है। माटी और पाथर यानी पत्थर से दबाकर बोझ को पानी में डुबोया जाता है, जिससे क्या होता है, वह जूट गलने लगता है। दूसरा क्या है, गलने पर उसके रेशे को उतारते हैं। बीच में डंठल होता है, किनारे किनारे से रेशा होता है। जैसे हमारे हाथों में देखिए तो हड्डी है, हड्डी के ऊपर चमड़ी लगी है, तो वैसे उनके डंठल होता है, डंठल के ऊपर रेशा रहता है। और क्या है, रेशे जो होते हैं उन्हें जूट कहते हैं। सूखने के बाद रेशे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं और मिलों में टाट, पट्टियां, बोरे, बोरियां तथा न जाने कितने आकार प्रकार में राश की देहरी पर उपस्थित होते हैं। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि जब वे न्यू जलपाईगुड़ी से आगे बढ़े तो थोड़ी ही देर के बाद बिहार का सीमांत स्टेशन किशनगंज आ गया। वहाँ पर बंगाल और बिहार की मिली जुली संस्कृति, भाषा भी दिखाई पड़ी। वहाँ पर नेपाली भी मौजूद थे। वहाँ की विशेषता बताते हुए लेखक कहते हैं वहाँ कच्चे पक्के मकान, घर थे, बांस के पेड़ थे, आम, कटहल के पेड़ थे, सुपारी, नारियल के पेड़ थे, खेतों में धान और जूट के खेत थे। अब वो बताते हैं कि किस तरह से जूट को जो है बेहा जाता है। कहते हैं लेखक कि उनको माटी में दबा दिया जाता है और माटी और पत्थर से उनको पानी में डुबोया जाता है, जिससे जूट गल जाता है। गलने पर उसके रेशे को निकाल लेते हैं, वही रेशा जूट कहलाता है। जब वह सूख जाता है पूरी तरह तो उस रेशे का लच्छा यानी गोला बना लिया जाता है और उन गोलों को जूट की जो मिलें हैं जहाँ उससे अलग अलग सामान बनते हैं और उन सामानों बनने के लिए भेज दिया जाता है। मिल में यानी फैक्ट्रियों में उससे टाट पट्टी बनाई जाती है। टाट पट्टी क्या होती है, बैठने के काम में आती है। बोरे, बोरियां बनाई जाती हैं और न जाने
अनेक अनेक प्रकार की कितनी चीज़ें उससे बनाई जाती हैं। दुर्भिक्ष के वक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। दुर्भिक्ष अर्थात अकाल, वक्ष यानी छाती। आगे लेखक कहते हैं कि कई जगहों पे उन्हें यह दिखाई पड़ा कि अकाल के लिए, अकाल जहाँ पे पड़ा था वहाँ पर जो गोनियाँ जा रही थी, अनाज के जो बोरे जा रहे थे, गोनियाँ जा रही थी, उनको देखकर लेखक को खुशी हुई कि गरीबों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें जा रही हैं। मेरे बचपन में गांव की गड़ही, गड़ही क्या होती, गड्ढा के पानी में ऐसे ही सनई बेही जाती थी। सनई या पेटुआ एक गांव में होता है, हरे रंग का होता है। जिस तरह से अरहर का पौधा होता है, तुअर दाल का पौधा, उसी तरह से सनई होती है। वह भी जो है इसी तरह से सड़ने के लिए या उसका रेशा निकालने के लिए उसको पानी में गलने के लिए रखा जाता है। अब न सनई रही न गड़ही रही, गांव के दुर्दांत ने गड़ही दबोच ली। लेखक कहते हैं कि पहले सनई होती थी, गांव की जो गड़ही थी यानी गड्ढा था जिसमें थोड़ा पानी रहता था, वहां पर लोग अपनी सनई को माटी या पाथर से दबा देते, वह सड़ जाती तो उससे रेशा निकालते, गल जाती तो रेशा निकालते और उससे खाट इत्यादि। आप गांव में खाट देखे होंगे ना, पलंग देखे होंगे, जो रस्सी बनती है वह इसी सनई की रस्सी रहती है। लेकिन गांव के जो ताकतवर लोग थे उन लोगों ने गड्ढे के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया और अब धीरे धीरे सन सुतली की रस्सियां श्रमित शेष हो गई। सन क्या है, वही सनई से जो रस्सी निकलता है रेशा, उसे सन कहते हैं। और उस सन से ही सुतली के माध्यम से एक चकली होती थी, उसी के माध्यम से जो है रस्सी बनाई जाती थी और उसी से खाट बनाई जाती। लेखक कहते हैं अब न सन की बात गांव में होती है, न सुतली की बात, न तो अब रस्सियां ही बन पाती हैं, अब ये सभी यादें हो गई हैं। अब लेखक यहाँ जूट के बारे में, उसके दुष्परिणाम के बारे में बता रहे हैं। जूट के गलने से उसका रंग पानी में उतर आया है, पूरा पोखरा कलुआ हो गया है। पोखरा अर्थात तालाब, कलुआ यानी काले रंग का। ऐसे विषैले पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। लेखक कहते हैं कि जो किसान है, मजदूर हैं, वे अपने जूट को गलाने के लिए, बेहने के लिए पानी में दबाते हैं माटी या पाथर से, तो उस जूट का जो रंग है वह पानी में उतर आता है, काला रंग होता है उस जूट का, और पूरे तालाब में वह तालाब को काले रंग में बदल देता है। वह पानी जहरीला, विषैला जहरीला बना देता है पानी को, और जिससे जो मछलियां तालाब में रहती हैं उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। वे इच्छा मृत्यु मांगती हैं। इच्छा मृत्यु यानी उनकी इच्छा होती है कि उनकी मौत हो जाए, क्योंकि बार बार उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। साफ सुथरे पानी वाले पोखरों के किनारे पानी में बंसी डालकर बैठे हैं ध्यानावस्थित लोग। ध्यानावस्थित अर्थात ध्यान में डूबे हुए। बंसी क्या होती है, बंसी यानी कटिया। कटिया मछली पकड़ने के काम आता है। पीछे डंडा होता है एक तरफ जो है रस्सी होती है और आगे एक लोहा लगा रहता है, उसे ही बंसी कहा जाता है। कब मछली कटिए की डंडी झकझोरे, कब बंसी की डोर मछली को खींचे। लेखक आगे कहते हैं कि वे देखते हैं तो जहाँ पर पोखरों में गंदगी नहीं है, तालाब का पानी साफ सुथरा है, वहाँ पे कुछ एक लोग मछली पकड़ने के लिए अपनी बंसी डालकर बैठे हैं, कटिया डालकर बैठे हैं, एकदम शांत होकर बैठे हैं। वे सोचते हैं कब उनके कटिए में मछली फंसे और कब वे उसे खींच लें। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों में जी तोड़ में मेहनत की है, जुताई बुआई रोपाई निराई। ये जुताई बुआई रोपाई निराई जो है यह क्या है, यह जो है खेती से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उन्हें कहा जाता है। खेती से संबंधित बातें जो होती हैं उसमें आती हैं। क्या क्या होता है, जुताई होती है, बुवाई होती है। यह शब्द जो है खेती में प्रयोग लाया जाता है। खेत की जुताई करना, रोपाई यानी बीज की बुवाई यानी बीज का बोना, रोपाई अर्थात उसकी सिंचाई इत्यादि करना, निराई यानी उसमें से घास इत्यादि निकालना।
तब कहीं जाकर धान की हरितिमा लहराती है। हरितिमा अर्थात हरियाली। लेखक कहते हैं कि जो लोग अभी मछली पकड़ रहे हैं, ये इस समय जो है मछली पकड़ रहे हैं, इसके पहले ये मछली नहीं पकड़ा करते थे। ये दिन रात परिश्रम करते थे। जी तोड़ मेहनत करना ही खूब परिश्रम करना, और खूब परिश्रम खेतों में करते, जिसमें जुताई करते, बुवाई करते, रोपाई करते, निराई करते, और जिससे धान का उत्पादन होता। धान इन्हीं के परिश्रम के कारण हरियाली से भरा हुआ है। अब उन्हें फुर्सत मिली, अब वे सब खाली हो चुके हैं खेतों के कामों से। बंसी लेकर पोखर के किनारे बैठना उनका शौक है। लेखक कहते हैं ये जो मजदूर हैं, किसान हैं, वे बंसी लेकर के यानी कटिया लेकर के जो तालाब के किनारे मछली पकड़ने के लिए बैठे हैं, यह उनका शौक है, उनकी रुचि है कि वहाँ बैठकर मछली पकड़ें। अब आराम का समय है, खेती का समय नहीं। उनका मछली से गहरा नाता है, नाता अर्थात रिश्ता। इस शौक में तन मन एकाग्र हो जाता है। लेखक आगे कहते हैं कि जो बंसी लेकर पोखरे के किनारे बैठते हैं, वे शौक बस बैठते हैं, वह उनका धंधा नहीं, व्यवसाय नहीं। उनका मछलियों से बहुत ही गहरा रिश्ता है, और वहाँ बैठ करके भी अपने तन और मन को एकाग्र करते हैं, यानी तन को उनके शांति, शरीर को शांति मिलती है, और एकाग्र होकर यानी शांत होकर के वे अपने मन शांत होकर मछलियां पकड़ते हैं। इससे उनका मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। महानंदाएं आती जाती रहती हैं। महानंदाएं लहरें, न कुछ और दिखाई देता है, न कुछ और सुनाई देता है, दीन दुनिया से बेखबर। लेखक इस तरह यहाँ पे बताते हैं कि समय बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, और जगह जगह पर यह बदलाव उन्हें दिखाई देता रहता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।